हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एन एस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केप फोल्डिंग से जुड़े प्रश्न और उत्तर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्केप फोल्डिंग आखिर होती क्या है। स्केप फोल्डिंग की परिभाषा समझ लेते हैं कि एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे कार्य करना है तो आपको किसी प्रकार की प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्राउंड से उठकर थोड़ा हाइट पे कार्य करना है, चाहे 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर पर कार्य करना है, तो उस कार्य को करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहाँ पर खड़े होकर आप कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए पहले रास्ता बनाना होगा, एक्सेस जिसको हम सीढ़ियाँ बोलते हैं। तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, वहाँ पे गार्ड रेल्स होने चाहिए और वहाँ पे ऊपर जाके प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे पूरा आदमी खड़ा होकर कार्य कर सके। तो उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आदमी कार्य कर सके उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। लोकल भाषा में इसको कहीं पे भाड़ा भी बोला जाता है, कहीं पे मचान भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, भाड़ा हो चाहे मचान हो चाहे स्कैफोल्डिंग हो, एक ही बात है। तो आइए देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी है जिसमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सोल प्लेट होती है, देन उसके बाद में बेस प्लेट, देन वर्टिकल पाइप्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जो सीधा खड़ा पाइप होता है उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। जो आड़ा पाइप होता है, आड़े पाइप को बोला जाता है, दिस इज़ द आड़ा पाइप, इसको बोला जाता है लेज़र। दिस इज़ द वर्टिकल पाइप जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ये सोल प्लेट यहाँ पे दी गई है। बेस प्लेट ये छोटा सा लगा है, जिसकी बेस प्लेट की साइज़ होती है 150 इंटू 150 mm। ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज़ है यहाँ पे, आड़े पाइप के ऊपर एक और आड़ा पाइप होता है ये वाला, उसको बोलते हैं ट्रांसोम, जिसके ऊपर में इसके फोल्डिंग की ग्रेटिक्स रख के उसके ऊपर में आदमी कार्य करता है। ठीक है। और जो चार वर्टिकल पाइप्स होते हैं, एक सॉरी लाइक दिस वन, 1 2 3 4, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बे लेंथ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के एरिया को मापा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब इससे जुड़े प्रश्न और उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके फोल्डिंग से जुड़े प्रश्न और उत्तर। इसके फोल्डिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ ली। तो अब देखते हैं, पहला प्रश्न से शुरू करते हैं कि ट्यूबुलर मचान, मचान मतलब इसके फोल्डिंग ये को कितने समूहों में, कितने, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कितना किया गया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ट्यूबुलर जो मचान होता है उसको आंसर इसका होगा क्या, 4 भागों में उसको बांटा गया है। एक्चुअली जो स्कैफोल्डिंग होती है वो भी 3 भागों में बांटी जाती है। पहली होती है आपकी ट्यूबुलर, जिसमें ट्यूब और क्या होते हैं, मतलब पाइप्स होते हैं और कपलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की कपलर्स यूज किए जाते हैं। सेकंड होती है सस्पेंडेड, मतलब झूला टाइप का, जो लटकी हुई होती है कहीं पे, जैसे आपको कहीं पे कोई बिल्डिंग है उसकी पुताई करनी है तो वहाँ पे जो झूला लगाया जाता है उसको एक सस्पेंडिंग या झूला स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और थर्ड होती है जो जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, कहीं वेयर हाउस में अगर किसी को काम करना हो या किसी शॉप में काम करना हो, मॉल्स में आपने देखा होगा, जहाँ पर लोग पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह पे उसको धक्का मार के या खींच के लेके जा सकते हैं। तो 3 प्रकार की होती है। तो उसमें ट्यूबुलर जो मचान होती है वो भी 4 प्रकार की होती है। ठीक है। जब इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके फोल्डिंग के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा कि कौन कौन से प्रकार के हैं। अभी एग्जाम की दृष्टि से जो RVUNL का जो एग्ज़ाम आने वाला है 12 सितंबर को, 12 सितंबर को, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप प्रश्नों को पढ़ें। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं कि भाड़े, मतलब इसके फोल्डिंग में लगने वाले सीधे खड़े वर्टिकल पाइप को क्या कहते हैं। अभी हमने इसमें देखा कि इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। जो सीधा खड़ा वर्टिकल पाइप रहेगा उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, आड़े वाले को लेज़र बोलते हैं, और आड़े के ऊपर जो रखा होगा उसको ट्रांसोम बोलते हैं। और ब्रेसिंग जो होती है वो सपोर्ट के लिए दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, टोय बोर्ड गार्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म जब होता है, हम खड़े होते हैं जहाँ पे कार्य करते हैं, तो वहाँ पे 3 प्रकार की रेलिंग्स होगी, टॉप रेल, मिड रेल एंड टो बोर्ड। तो यहाँ पे पूछा गया कि टो बोर्ड की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो उसका सही आंसर होगा 150 mm। 150 mm की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लैम, जो हमने ट्यूब मतलब ट्यूबलेट टाइप का जो इसके वर्डिंग की बात की, ट्यूब एंड क्लैम
तो 90 डिग्री जोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा क्लेम जो है 90 डिग्री जोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होगा राइट एंगल। इसका सही आंसर होगा राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल क्लेम, इसको हम फिक्स क्लेम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेस प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए? बेस प्लेट की मोटाई जो सोल प्लेट के ऊपर में लगती है बेस प्लेट, उसकी मोटाई होनी चाहिए 6 mm। 6 mm की उसकी मोटाई मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हम रख सकते हैं। ठीक है। और लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 150 बाई 150 mm। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीढ़ी मतलब लेडर। लेडर को किस एंगल पे लगाया जाना चाहिए? किसी भी हाइट पे काम करने के लिए जब हम लेडर का यूज़ करते हैं, तो चाहे वो पोर्टेबल हो, एल्यूमिनियम का हो, चाहे स्टील का हो, किसी प्रकार का हो, लकड़ी का हो, तो उसका जो एंगल है, उसका जो कोण है, वो किस डिग्री पे लगाया जाना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारा 75 डिग्री। कितना होना चाहिए? 75 डिग्री। 75 डिग्री लगाने के लिए आप कैसे लगा सकते हैं इसको? सपोज ये यहाँ पे आपकी वॉल है, यहाँ पे आपको लेडर लगाना है, तो ये जो रेशियो है ये होना चाहिए 1 मीटर और ये होना चाहिए 4 मीटर। तो आपका 75 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट, बेस बेस लिफ्ट मतलब किकर लिफ्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 6 इंच। 6 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो उसके फोल्डिंग होगा उसको मजबूती प्रदान होगी और वहाँ पे वो झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है। तो बेस लिफ्ट, अगर किकर लिफ्ट पूछा जाता है तो उसकी ऊंचाई होगी 6 इंच। नेक्स्ट, भाड़ा मतलब इसके फोल्डिंग दुर्घटना एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु में डिसमेंटलिंग। एक तो होता है असेंबल मतलब किसी चीज़ को असेंबल करना, बनाना, मतलब इसके फोल्डिंग बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना, और एक होता है उसको हटा देना, डिसमेंटल। तो डिसमेंटल के समय में होने वाली दुर्घटनाएं कितना प्रतिशत होती है? तो ये पूछा गया, तो वो होती है 60%। इसका जो बी आंसर होगा, ख आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा 60%। और अगर असेंबली की बात करें तो वो होती है 40%। तो किसी भी चीज़ को खोलना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बनाने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बे की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए मैक्सिमम ऊंचाई, हाइट जो होनी चाहिए 2 मीटर। 2 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम मल्टी लेवल्स कर सकते हैं, 2 के बाद 2, फिर 2, फिर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो निम्नलिखित है उसमें से कौन सा क्लेम 90 डिग्री जोड़ के अलावा किसी भी कोण पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो होगा स्वीवेल टाइप का क्लेम, जिसको लोकल भाषा में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो उसको चालू क्लेम भी बोलते हैं। चालू मतलब किसी भी एंगल में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, टॉप रेल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हमने टॉप बोर्ड की ऊंचाई देखी थी, अब टॉप रेल की ऊंचाई। तो इसमें एक रेंज होती है कि 900 से 1200 mm आप कितनी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, शक्तिशाली और कठोर मजबूत स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो की जाती है ब्रेसिंग एंड टाइज। किसी भी स्कैफोल्ड को बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए या इसको शक्तिशाली बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होती है ब्रेसिंग। कि आपने सपोज वर्टिकल पाइप लगा दी है, हॉरिजॉन्टल लगा दिए, अगर उसमें ब्रेसिंग नहीं लगाए, डायगोनल पाइप नहीं लगाए, तो हो सकता है कि वो स्कैफोल्डिंग आपकी कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है। और टाइज भी किसी वॉल से, किसी फिक्स स्ट्रक्चर से आप उसको टाई कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग की लोड कैपेसिटी कितनी होती है? कहीं भी जो भी स्कैफोल्डिंग बनते हैं वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनते हैं, जिसमें होती है लो कैपेसिटी, मीडियम और हैवी। तो यहाँ पूछा गया है कि हेवी ड्यूटी अगर स्कैफोल्डिंग बनानी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 375 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर लाइट पूछता है तो 125, मीडियम पूछता है तो 250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फोल्डिंग में हरे रंग मतलब ग्रीन रंग का अगर टैग लगा हो तो उसका मतलब क्या है? ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है कि उपयोग के लिए सुरक्षित रहें, भाड़ा खुल रहा हो, भाड़ा बन रहा हो, और उपयोग के लिए सुरक्षित है। मतलब अगर ग्रीन टैग मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया तो मतलब वो जो चीज़ है वो सुरक्षित है, आप उसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो एक बार भाड़ा बनाने के बाद अधिकतम
कितने दिन के अंतराल में फिर से चेक करना चाहिए? कोई भी स्कैफोल्डिंग अगर एक बार बना दी गई है, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बन गया है, तो उसके बाद में रेगुलरली उसको कितने दिन में चेक करना चाहिए? तो मिनिमम 7 डेज, 7 डेज के अंतराल में उसको वापस से चेक करना चाहिए। और या जब भी कभी उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो फिर से उसको चेक कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग को सख्ती और कठोरता के लिए लगाए जाने वाले टाइज जो होती है, टाइज कितनी प्रकार की होती है? तो वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब पूरी क्लास इसकी ली जाएगी स्कैफोल्डिंग की। अभी इतना सा याद रखना है कि इसकी जो टाइज होती है वो 3 प्रकार की होती है। बेस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में, 150 बाई 150 बेस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई। तो मैक्सिमम हमने यहाँ इसके फोल्डिंग से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कवर किए हैं, और मुझे लगता है कि इससे आगे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लें, आपका मैटर जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भाड़े पर काम करते समय क्या खतरा हो सकता है? भाई बिजली का करंट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अगर आसपास में बिजली के तार है तो लग सकता है। ऊंचाई से गिरने, बिल्कुल। अगर आप हाइट पे भाड़े पे काम कर रहे हैं, गार्ड रेल्स नहीं है वहाँ पे, या टूटा हुआ ग्रेटिंग्स है, तो ऊंचाई से गिर सकते हैं। भाड़े के गिरने का बिल्कुल, भाड़ा भी गिर सकता है, कॉलेप्स हो सकता है अगर उसमें मजबूती या सपोर्ट्स या उसको कठोर नहीं बनाया गया तो। मतलब इसका जो आंसर होगा वो सभी, सब हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भाड़ा बनाते समय, मतलब स्कैफोल्डिंग बनाते समय और खोलते समय उस व्यक्ति को गिरने से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपकरण देने चाहिए? अब यहाँ पे बात आ गई, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपीई जिसको बोलते हैं। तो जब स्कैफोल्डिंग बनाते हैं या खोलते हैं तो उस आदमी को, जो आदमी बना रहा है या खोल रहा है, उसको किस प्रकार के पीपीज देने चाहिए? तो उसमें सेफ्टी बेल्ट, बिल्कुल सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। हाइट पे काम करता है तो आदमी सेफ्टी बेल्ट एंकर करके रखेगा। फॉल अरेस्टर, बिल्कुल सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए फॉल अरेस्टर होना चाहिए। इनकेस अगर बेल्ट फेलियर हो गया तो फॉल अरेस्टर से उसको गिरने से बचाया जा सकता है। एंड थर्ड इज सेफ्टी नेट। ऑब्वियसली अगर दोनों फेल हो गया तो सेफ्टी नेट में आके आदमी गिर सकता है या सामान गिर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोल प्लेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? बेस प्लेट की हमने देखी थी 150 इंटू 150 तो यहाँ पे पूछा गया है सोल प्लेट। तो बेस प्लेट से उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई मिनिमम दोगुनी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम दुगनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा कि बेस प्लेट से दोगुनी मिनिमम। ठीक है, तो ये मैंने इसके फोल्डिंग से जुड़े सारे प्रश्न यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इसको देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इस प्रकार के दूसरे वीडियो के साथ में। अगले में हम लेके आएंगे गैस कटिंग और ग्राइंडिंग के से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। थैंक यू।